नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। काला धन मामले में आज का दिन अहम रहा। केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में सभी खाताधारकों के नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है और इस लिस्ट में 627 भारतीय लोगों के नाम हैं जिनके अकाउंट्स विदेशी बैंकों में हैं। सरकार ने 3 सीलबंद लिफाफे कोर्ट को सौंपे हैं। बताया जा रहा है कि पहले लिफाफे में विदेशी सरकार से संधि का जिक्र है, दूसरे लिफाफे में सभी अकाउंट होल्डर्स के नाम हैं और खाते में जमा रकम का ब्यौरा भी है, यानी किसके ने कितना पैसा जमा किया है, और तीसरे में है एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद सरकार को हर हाल में ये कदम उठाना था और काले धन का मुद्दा बीजेपी के लिए इसके अलावा भी बड़ा चुनावी मुद्दा रहा ही है। लेकिन इस कार्यक्रम में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि सभी दबावों के बावजूद भी सरकार अगर इन अकाउंट होल्डर्स के नाम सामने लाती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या कीमत हो सकती है और क्यों ये महत्वपूर्ण है कि इन लोगों के नाम पोशीदा रखे जाएं। लेकिन अगर इनके नाम छिपे रखे जाएं और जाहिर ना किए जाएं तो किस तरह से जो काले धन की जो लड़ाई है वापस लाने की भारत, वो फिर किस तरह से लड़ी जाएगी। मेरे साथ कई खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ हैं श्याम पोद्दार साहब जो कि को चेयरमैन है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी पीएचडी चेंबर्स। दूसरे खास मेहमान हिमांशु वत्स हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स के। इसके अलावा तीसरे मेहमान संजय पारिक हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और चौथे खास मेहमान हैं सीएम वासुदेव जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं हिमांशु वत्स, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट में जो नाम गए हैं और जो उनकी सीक्रेसी का जिक्र हो रहा है, क्या कोर्ट ने ये वादा भी कर लिया है कि हम इसको छिपा रखेंगे, पोशीदा रखेंगे? कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप आज के दिन को? मेरे हिसाब से तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब तक इस किसी मामले में फैसला नहीं होता तो जिन लोगों के नाम हैं वो उन पे एक आरोप है, कुछ ये सिद्ध अभी नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई गलती की है, चोरी की है, क्या सज़ा होनी चाहिए। ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है और हो सकता है उनमें से कुछ नाम ऐसे हों जिन्होंने एक नॉर्मल बिजनेस चैनल में कोई अकाउंट खोला हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ही है, लेकिन ये जब तक सब प्रूव नहीं होगा नाम रिवील नहीं किए जा सकते। आप ही कह रहे हैं कि हम अभी सिर्फ नाम उनको भेजे जाने के बाद हम ये नहीं मान सकते कि ये 627 लोग जो हैं वो आरोपी हैं। हाँ, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने जब स्टेटमेंट दिया था उन्होंने भी यही बोला था कि जहां कोई गिल्ट हो, कुछ प्रोवन केस हो, वो रिवील किया जा सकता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि कई कंट्रीज के साथ ऐसी ट्रीटीज हैं जिसमें गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं कि आप ऐसे नाम नहीं रिवील कर सकते। और इस हिसाब से मुझे बहुत ठीक लग रहा है कि ये सारे नाम और जितनी भी ट्रीटीज हैं अब सुप्रीम कोर्ट के पास गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो लर्नेड जजेस हैं वो अपने आप ट्रीटीज को देखेंगे कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, कितना लेजिटिमेट है, कितना इलेजिटिमेट है, उस हिसाब से फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट एक और कंसिडरेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस होता फिर कुछ लोग उसको प्रोटेस्ट करते, अपोज करते, हाई कोर्ट में जाते, उसकी सुनवाई होती, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते, बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता। अभी भी बहुत जल्दी तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस है तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जिसमें फेयर और जितना क्विक हो सकता है प्रोसेस। लेकिन हिमांशु वत्स, इसमें ये लिस्ट कोर्ट को जाना क्यों अहम है, क्यों भेजी जानी चाहिए? देखिए, कई लोगों को डाउट हो गए थे कि सरकार क्या कुछ लोगों के नाम छिपा रही है, क्या बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले बोला कि आप हमें सारे नाम दिखाइए, बताइए क्या चक्कर है। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि और वो लोग जिनके नाम पहले से ही बाहर आ चुके हैं, करीब 8 लोग हैं ऐसे जिनके नाम बाहर आ चुके हैं। हाँ, तो अब ये गवर्नमेंट ने अभी इसमें कुछ स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबल कारण यही होगा कि कुछ लोग हैं जिसपे उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको इम्प्रेशन है कि इन्होंने 100% कुछ गलती की है, या वो कुछ ऐसे कंट्री से इन्वॉल्व हैं जहाँ पे एज पर द ट्रीटी या जो भी समझौता है उस देश के साथ, उसको देखते हुए वो नाम दिए जा सकते हैं। लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जजेस आराम से ये फैसला कर सकते हैं कि ये लिस्ट है, ये एलिगेशन है और ये ट्रीटी है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अगर उनको लगेगा कि फालतू में उनको बचाया जा रहा था तो रिवील भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अम्ब्रेला से बाहर लेकर आइए। कोर्ट का काफी सख्त जो है वो वर्जन आया था इसके ऊपर कि सभी लोगों के नाम जो है वापस लिए जाएं। क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया था, इशू बहुत पब्लिसाइज हो गया था, तो ये जरूरी था। संजय पारिक, आप शायद सहमत नहीं है इस बात से कि वो लोग जिनके नाम पहले ही बाहर आ चुके हैं, क्या ये माना जाए कि दबाव के तहत ये काम किया गया और उनके साथ नाइंसाफी हुई? क्या ये माने कि वो 627 लोग, उनमें वो लोग भी हो सकते हैं जो आरोपी हों और वो लोग भी हो सकते हैं जिनके जेन्युइन अकाउंट्स हों, लेकिन इन 8 लोगों पे कहीं ना कहीं जनता की नज़र में भी ये बात हो गई है कि ज़रूर गुनहगार होंगे?
देखिए, अगर पूरे मुकदमे को देखें तो राम जेठमलानी जी ने जो फाइल किया था उसके अंदर फैक्ट्स और फिगर्स भी दिए थे कि किस तरीके से ब्लैक मनी एक्यूमुलेट हुआ है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी किया होगा, इंक्वायरी भी की होगी अपनी, जब उन्होंने रिप्लाई फाइल किया। जब उन्होंने पहले तो ये बोला कि क्योंकि हमारी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं उसके वजह से हम नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। ट्रीटीज़ की बात के ऊपर मैं बाद में आऊँगा कि ये कहाँ तक वो बाइंडिंग है। लेकिन जब कोर्ट ने प्रेशर उनके ऊपर डाला तो उन्होंने नाम जो दिए हैं 627 जो फाइल किए हैं, जो सील कवर के अंदर रखे गए। मुझे ये दोनों में अंतर समझ में नहीं आता है कि जो 3 लोगों के नाम उन्होंने बताए गवर्नमेंट ने कि हम 3 लोगों के नाम जाहिर कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए कि हम बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं या पारदर्शिता रखते हैं, इसलिए 3 लोगों के नाम बता दो, या वो 3 लोग ऐसे हैं जो शायद कुछ कहने वाले नहीं हैं, लेकिन जो 627 लोग हैं शायद वो कुछ कह पाएंगे। अब दूसरी बात ये आती कि जैसा मैंने कहा कि आप जब इनके नाम दे रहे हैं 627 लोगों के, तो उसके पीछे कोई मुद्दा तो होगा, कोई प्राइमा फेसी बात तो होगी जब आपने नाम दिए। 3 के अलावा जो है उनमें वो लोग भी हैं जो कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं, पिछले दौर की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ ना कि 627 नाम जो आपने दिए, वो 627 नाम आपने 1000 क्यों नहीं दिया, आपने 800 क्यों नहीं दिया, क्योंकि अकाउंट तो बहुत सारे होंगे। आपने सेलेक्ट करके ये पाया, और जो दूसरी गवर्नमेंट ने भी आपको, फ्रेंच गवर्नमेंट ने आपको असिस्ट किया और बताया कि इन लोगों के अकाउंट्स में हमें प्रॉब्लम है, तभी वो नाम आए। तो जब वो नाम सामने आए तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 3 लोगों के नाम आपने डिस्क्लोज किए, बाकी के नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज करने चाहिए। हमारे जब इन्वेस्टिगेशन होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, और अल्टीमेटली अगर आपको मालूम है कि अगर मान लो उन्होंने कहा ये एक्यूज्ड हैं और एक्यूज के खिलाफ कोई अगर नहीं निकला, सबूत नहीं निकल पाया, एविडेंस नहीं निकले, या इन्वेस्टिगेशन में नहीं आए, तो ड्रॉप कर सकते हैं, फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं। लेकिन स्टेज के ऊपर आप ये डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी कारण से उसमें रखा, हालांकि मैं उन चीज़ों से शायद एग्री ना हूँ, लेकिन संजय पार, एक सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि क्यों ना इस तरीके को इस तरह अपनाया जाता। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अदालत को इतनी जल्दबाजी क्यों रही इस मामले में। ऐसा भी हो सकता था कि ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जाते, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता, जो लोग गिल्टी होते फिर उनके नाम सामने आते, बजाय इसके कि सीधे जो है अदालत के पास गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हेस्ट में उठाया गया डिसीजन। नहीं, एक्चुअल में ये ज़रूरी इसलिए था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, सीबीआई के रोल के ऊपर भी बहुत सारे भी प्रश्न उठे हैं, एसआईटी के रोल के ऊपर भी मैं बताना नहीं चाहता, उसके ऊपर भी प्रश्न उठे हैं। तो सुप्रीम कंट्रोल जो इस तरीके की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें कम से कम ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को देख रहा है। इससे पहले जो बहुत सारे एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट लिफाफे को खोल करके देखते थे। आपको मालूम है, जो कोल माइन वाला भी हो उसमें भी देखते थे कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि उनको खोल करके सुप्रीम कोर्ट ने देखा भी नहीं, और वैसे ही वैसे एसआईटी को दे दिया। इसके साथ ये भी कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी वो दिया जाएगा और सीबीआई को भी दिया जाएगा। तो ये जो सीबीआई एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अगर मान लीजिए एसआईटी बोलती है कोई इसमें अपराध नहीं होता, तो हाँ, तो ये तो बहुत ही हो गया, और सीबीआई कहती है नहीं इसमें अपराध है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहती है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऑफेंस बन रहा है, तो उसको रिजॉल्व कैसे होगा सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा इशू था, उन लोगों के नाम सामने आना जरूरी था, पर्टिकुलरली जब जो दोहरी बात जो गवर्नमेंट ने की है कि कुछ लोगों का नाम दिया, कुछ का नहीं दिया। ये मुझे समझ मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, उसके बाद मैं श्याम पोद्दार जी की तरफ आना चाहती हूँ कि ये बताइए कि जो लीगल प्रोसेस है अब यहाँ कोर्ट में नाम जाने के बाद, अब ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, नाम जाने के बाद में वही मैं आपको बता रहा था कि अगर उनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी मटेरियल होता, और वो ज़रूर होगा, उसी के वजह से उन्होंने नाम दिया है, और अगर प्राइमा फेसी मटेरियल है तो वो इन्वेस्टिगेशन की बात हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी अपराध बनता है, चाहे वो आईपीसी में बनता है, इनकम टैक्स में बनता है, या दूसरे उसमें बनता है, वो फिर वो उसके बारे में होकर के उनके खिलाफ जो भी चार्जशीट फाइल होगी या चार्जशीट फाइल नहीं होगी। लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन का पूरा मामला हुआ, आप समझे ना। तो ये एक्चुअल में यही बात है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अब ये जो स्टेज है, और वो जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो पीरियडिकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जैसे हम कहते हैं, बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो कोर्ट के सामने जाएगी। कोर्ट किसी स्टेज के ऊपर देखने के बाद में बोल सकता है कि नहीं, आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्रॉपर नहीं है, इसको ऐसे करें। हालांकि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, वो
क्योंकि कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये इसमें फेयरली हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। श्याम पोद्दार जी, ये बताइए कि इंडस्ट्री किस तरह से रिएक्ट कर रही है इस तमाम जो डेवलपमेंट हुआ है इसके ऊपर। दूसरी खास बात ये भी है, ये भी कहा जाता है कि जो पैसा है अगर एक तरीके से नहीं दूसरे तरीके से 4 और तरीके जो हैं वो कारोबारी निकाल लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें वो इमेज ये जा रही है कि वो लोग जिन्होंने ईजी मनी बनाया उन्होंने कहीं ना कहीं टैक्स से बचने के लिए पार्क किया है इन इलाकों में, इन कंट्रीज़ में। फिलहाल इंडस्ट्री इसको किस तरह से देख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैसा जब फ्लोट करता है बाजार में तो एक उठान भी नज़र आता है। देखिए, इस चीज़ का 3 पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए, या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को ये पता करवाना चाहिए कि जनरेशन जो हुआ फॉरेन करेंसी, फॉरेन अकाउंट में जो पैसे गए हैं, कोई सूटकेसेज में भर के तो नहीं गए, बिल्कुल बैंकिंग चैनल से गए हैं। सरकार चाहे तो आराम से पता लगा सकती है कि कौन अकाउंट, किस अकाउंट में किस सूत्र से यहाँ से पैसे बाहर गए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा है कि अगर हम ये देखें कि किकबैक वगैरह की जो दुनिया भर की स्टोरियाँ आ रही हैं, उनकी वजह से जो पैसे बाहर गए हैं वो किस सोर्स से गए हैं। एक तो ये हो गया इनवर्ड, जिसको बोलते हैं पैसे की जो गए हैं, उस पैसे का दुरुपयोग बोल रहे हैं या उपयोग बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं। यानी आप सवाल इस पे भी उठा रहे हैं कि पैसा कमाया कैसे गया। हाँ, पहला प्रश्न तो ये है, पैसा कमाया कैसे गया, या पैसा जमा कैसे हुआ। कमाया कैसे गया वो हम नहीं जा रहे हैं, पैसा जमा कैसे हुआ। दूसरा, अगर पैसा जमा है तो उसको निकाला जो गया है वो किस सूत्र से निकाला गया है और कहाँ उसका एंड यूज हुआ है, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। अभी जैसे आपने कहा कि पैसा घूम के यहाँ पर आ रहा है, इंडस्ट्री ला रही है, कोई भी अपना पैसे मुफ्त में वहाँ पर नहीं रखेगा, तो जो ला रहे हैं तो उसका क्या जरिया है। तीसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या है कि आज कोई भी खाता धारक वहाँ पर अपने नाम से खाता नहीं खोलेगा। ये 627 आदमियों की लिस्ट है या कोई भी लिस्ट, आप 6000 आदमियों की भी लिस्ट हो, अगर डमी नाम से खोलते हैं, एक चीज़ होती है बेनिफिशियल ऑनर। बेनिफिशियल ऑनर का मतलब असली उसका मालिक कौन है, जो कि पर्दे के पीछे है। खाता और ये भी सुविधा उपलब्ध है इन बैंकों में कि आप अपना नाम जो है जाहिर न करें, सिर्फ अकाउंट नंबर रहेगा। मैं आज एक बड़ी वेबसाइट पे पढ़ रही थी, उसमें 6 ऐसे गाइडलाइंस लिखी हुई थी कि अगर आपको अपना एक सीक्रेट अकाउंट खोलना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। एक बड़े अखबार की वेबसाइट पे ये आर्टिकल था। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो क्या है कि अकाउंट नंबर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकाउंट नंबर का जो ऑनर है उसका नाम वगैरह बैंक के रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल में बेनिफिशियल ऑनर कौन है, जब तक वो जाहिर नहीं होता है तब तक किसी को भी ये इल्ज़ाम लगाना कि ये पैसा उसका है, ये बहुत मुश्किल काम है। नंबर 2, उसमें एक और भी है, लोगों ने जो बेनिफिशियल ऑनर है, बेनिफिशियल ऑनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है। अगर उन्होंने ट्रस्ट को अगर बेनिफिशियल ऑनर बनाया हुआ है तो तब ये प्रूफ करना बहुत ही असंभव है कि उसके पीछे कौन ऑनर है। मैं वापस आती हूं दोबारा, मैं बहस में शामिल करना चाहती हूँ। एक सेकंड इसको मेरे को मैं पूरा कर लूँ। चौथी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है, मान लीजिए मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी बहन, कोई भी अगर NRI है या UK सिटीजन है या USA सिटीजन है या फ्रेंच सिटीजन है, उसने यहाँ पर खाते खोल रखे हैं और उसमें मेरे थ्रू पैसे जा रहे हैं, हाउ दे कैन लिंक मी। तो इन चारों चीज़ों को जब तक हम पूरी तरह से उसकी जांच ना हो, ये सब कुछ होने के बावजूद कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, पैसा वापस लाने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि वहाँ पर प्रूफ कैसे किया जाए। लेकिन बहस का जो केंद्र बिंदु हम रखना चाहते हैं वो ये कि क्यों ज़रूरी है कि सीक्रेसी जो है वो बरकरार रखी जाए, कि इन नामों को छिपाया जाए, क्यों हम ऐसा चाहते हैं और क्यों ऐसा होना चाहिए, या क्या इस तरह की तकनीकी मजबूरी है। CM वासुदेव, ये बताइए कि बहुत बार वो लोग जो जिनको शायद बहुत ज़्यादा
फाइनेंशियल इश्यूज की जानकारी भी नहीं है, उनको भी आज पता चल गया है कि काला धन क्या होता है। ये इतना बड़ा चुनावी प्रचार का मुद्दा रहा। उसके बाद इस सरकार के सबसे बड़े वादों में से एक ये था कि हम जो है वो लेकर आएंगे वापस काला धन, भारत वापस। ये तक कहा गया कि किस तरह से लोगों में ये पैसा बटेगा, तमाम तरह की चीज़ें, कुछ बुनियादी कुछ बेबुनियादी। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या इस मामले में सीक्रेसी बरकरार रखनी चाहिए या आपको लगता है कि सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं है, अब नाम वापस अब सामने आ ही जाएंगे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जो काला धन है या ब्लैक मनी है, जो गैर कानूनी ढंग से अर्जित किया गया धन है, उसके देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये किसी से बात छिपी नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा में काला धन हमारे देश के अंदर है। जितना काला धन पैदा हो रहा है हर साल, उसमें से मैं समझता हूँ कम से कम 80-90% देश के अंदर ही रिसाइकिल हो रहा है और बाकी कुछ बाहर भी चले जाता है काला धन। और ये केवल तवज्जो देना कि केवल जो बाहर चले गया है काला धन, उसको वापस लाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, अच्छी बात है, होना चाहिए जितना वापस आ जाए। मगर अगर आपके देश में काला धन जिस रफ्तार से पैदा हो रहा है वो कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, बजाय इससे कि आप बाहर से जो भी काला धन लाएं, तो इससे कोई आप एक स्टेशनरी रन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि काला धन जो पैदा हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस पे तवज्जो होनी चाहिए। खैर, ये दूसरी बात है, इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश दे, सरकार के पास तो बहुत एक्सपर्ट कमिटीज़ की भी रिपोर्ट है, लेकिन आप सीक्रेसी को कितना अहम मानते हैं? कुछ कार्रवाई हो तो देश की जो अर्थव्यवस्था पर जो काला धन का बुरा असर पड़ रहा है उसके ऊपर कुछ रोक लग सकती है। बहुत बड़ी पैरेलल ब्लैक मनी इकोनॉमी हमारे देश में है जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये तो एक जनरल बात रही। जहाँ तक ये सीक्रेसी वाली बात आप कह रहे हैं, काला धन धारकों की जो बात, हर देश में, हमारे देश में भी, बाकी देशों में भी बैंकिंग सीक्रेसी लॉज होते हैं और उसके अलावा जो ट्रीटीज़ हैं, चाहे अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी हो या कोई और ट्रीटी हो जिस पे हर देश बाध्य होता है, तो बैंकिंग सीक्रेसी लॉ के अंतर्गत ये जो सीक्रेसी रखी जाती है बिटवीन ए बैंक एंड द अकाउंट होल्डर, वो कुछ शर्तों के आधार पर उस सीक्रेसी को अलग किया जा सकता है। जैसे अगर किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा हो, प्राइमा फेसी कोई जुर्म किया हो, या कोई ऐसी बात सामने आई कि जो पैसा जमा किया गया है वो गैर कानूनी ढंग से अर्जित किया गया है, ये सब चीज़ें हों तो वो बैंकिंग सीक्रेसी को अलग करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए बैंक उन खातेदारों की जानकारी दे सकते हैं। तो इसमें प्राइमा फेसी कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिली हो जिसके आधार पर सरकार ने विदेशी बैंकों से बात की, विदेशी सरकारों से बात की, उसके आधार पर कुछ नाम इनके पास आए हैं, तो उसकी अभी तफ्तीश होनी चाहिए कि वाकई वो जो बात है कि आपने गैर कानूनी ढंग से धन को अर्जित किया है, तो उनके खिलाफ आप केस फाइल करिए। जैसे जैसे केस फाइल होंगे अपने आप लोगों के नाम सामने आते जाएंगे। मगर सारे के सारे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो यहाँ पर उठ रहा है वो ये कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने, क्या राजनीतिक दलों ने इसको गैर ज़रूरी तौर पर इतना जोर दिया इस पर, चाहे कि इसके पीछे दलीलें ये भी जा रही थी कि सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शायद वासुदेव जी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन ये सवाल मैं उनसे ही पूछना चाह रही हूँ कि क्या वाकई ये जानते हुए भी कि इसके पीछे बहुत बड़े टेक्निकल रीजंस हैं वो ये हैं कि शायद सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। बार बार ये दावा किया गया कि हम सामने नाम लेकर आएंगे, हम वापस पैसा लेकर आएंगे। आपको लगता है कि गैर ज़रूरी तरीके से इसको राजनीतिक बनाया गया? जी, मैं ये सवाल आपसे समझना चाहती हूँ। हिमांशु वत्स, बताइए कि क्या जो सवाल मैं पूछ रही थी कि क्या वाकई इस पर जितना इसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई वो उतना ज़रूरी नहीं था, या इसमें लॉजिक भी नहीं था इसके पीछे सीक्रेसी रखने के लिए? देखिए, नहीं, ये दावा बार बार करना, यानी आपके हाथ में बहुत चीज़ें नहीं हैं, बहुत चीज़ें जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनके तहत चलती हैं, उसके बावजूद जो दावे किए गए आपको लगता है कि बिल्कुल राजनीतिक वजहों से किए गए जो शायद नहीं किए जाने चाहिए थे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत क्लियरली दी थी कि कुछ ट्रीटीज़ हैं जिसके अंदर ये सीक्रेसी रखी जानी चाहिए, बारिंग सर्टेन एक्सेप्शन, जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बोला। और उन्होंने मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही थी, ये बोला था कि अगर हम ये नेम रिवील कर देते हैं तो फ्यूचर में ये सॉवरेन कंट्रीज हमसे कोऑपरेट नहीं करेंगी। और मेरे हिसाब से ये जितना भी ब्लैक मनी पे डिस्कशन है, फॉर मी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आगे चल के लोगों में
थोड़ा डर हो कि हम ये ऐसा नहीं नहीं, करें। हिमांशु बत्सी तो आप जब की बात कर रहे हैं, जब सरकार बन गई और वित्त मंत्री बन गए, मैं तो बात कर रही हूँ जब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही थी, 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने की बात हो रही थी, मैं तो उस दौर की बात कर रही हूँ। हाँ, वो मुझे लगता है थोड़ा देखिए, जो भी इशू होते हैं ना, उसमें दो साइड होते हैं। एक तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज पोलिटिसाइज हो रहे हैं आजकल, जैसे ब्लैक मनी है, आप नेचुरल गैस प्राइस देख लीजिए, एक ऑटो वाला भी आपको एक व्यू रखेगा कि कम है ज़्यादा है, तो उसके कुछ अच्छी बात है, लोगों की अवेयरनेस है, और कुछ जब पोलिटिसाइज ज़्यादा हो जाता है तो मैं तो उसको क्लियरली डिलिनेट करता हूँ कि एक एक्चुअल इशू है, एक प्रॉब्लम है, उसका अटेम्प्टेड सोल्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है, और दूसरा जो पोस्चरिंग, जोकिंग और इलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि आप अगर कैंपेन में आप ये तो मान रहे हैं कि अलग अलग बातें हैं, वो तो हर इशू में होगा, सब्सटेंशिएट ना हो, हर इशू में होगा। आपका जो भी प्रोग्राम हो रहा है, इसके अगर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर कोई अगर कैंपेन में चला जाए तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, निकल आएंगे। तो वो डिफरेंस हमें मान के चलना चाहिए। और दूसरी बात है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और जो सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस समय इस पे काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो आपको रनिंग कमेंट्री देते हुए नहीं कर सकती कि आज हमने इससे बात की, आज हमें ये मिला। उसमें कुछ नेसेसरी सीक्रेसी होती है, और शायद कैमरे की रोशनी में सारी चीजें हों, ये भी संभव नहीं है कि हर चीज जो है पत्रकारों के दरमियान है। जी हाँ, समय थोड़ा सा कम है, मैं आना चाहती हूँ अब ट्रीटीज के ऊपर कि क्यों वाकई ये महत्वपूर्ण है कि सीक्रेसी जो है इसको पोशीदा रखा जाए, छिपा के रखा जाए नामों को। मैं यहाँ पर पढ़ रही थी कि बर्लिन में इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं, इसी दौरान इसी बर्लिन में जो है एक मीटिंग चल रही है, हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको जो है OECD कहा जाता है, कि उसमें बात ये चल रही है कि जो ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो किया जाए। लेकिन भारत अगर ये नाम सामने ले आता है तो इस ट्रीटी को भारत जो है इसका सिग्नेटरी है, उसके बावजूद भी इससे अलग हो जाएगा, जिससे साफ तौर पर जो एक जो टैक्स इवेडर्स हैं उनके ऊपर जो एक नज़र रखने वाली बात थी वो सीधे तौर पे भारत को नहीं हासिल होगी। आपको लगता है कि अगर हम एक इंटरनेशनल नेटवर्क से बाहर निकल जाएं, इन ट्रीटीज़ को ना माने, तो क्या अकेले हम काले धन की लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो अगर इलीगल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जिसको बोलते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जनरली बोलते हैं, आपको मालूम है कि जब MPs और MLAs के चुनाव लड़ते थे कैंडिडेट्स, तो उनको ये बोला गया कि आप अपने अकाउंट्स वगैरह डिक्लेयर करिए, तो उनको अपने अकाउंट्स डिक्लेयर करने की बात आई, क्योंकि नेचुरली जो पब्लिक डोमेन के अंदर जब चीज़ें आती हैं तब ये होता है कि जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं और तमाम उसकी बात आप कर रहे हैं, दे हैव टू सकम अल्टीमेटली टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। लाइफ जो अफेक्टेड होती है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, वहाँ आकर के कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, ये जो इंटरेस्ट है, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर या कंट्री के इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि हम लोगों को ये बात बताएं। ये तो एक बात हो गई। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो बायलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं, नेचुरली गवर्नमेंट तो उसको मानेगा, क्योंकि वो नेचुरली ऑनर करना भी चाहिए उनको, लेकिन हमारे यहाँ जो जितनी भी इस तरह की ट्रीटीज़ होती हैं वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में होती हैं। अनलाइक इन USA जहाँ पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, उसके बाद में वो साइन होती है, यहाँ तो कैबिनेट उसको अप्रूव करता है, कैबिनेट अप्रूव करने के बाद साइन कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक वो लॉ नहीं बन जाता तब तक वो बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के ऊपर। तो अगर कोर्ट किसी पर्टिकुलर ट्रीटी को देखता है जहाँ उसको लगता है कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ही खिलाफ जा रही है, तो उन सिचुएशंस के अंदर कोर्ट ये बोल सकता है कि नहीं, हम लोगों को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये काम करना पड़ेगा। ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि जो इस तरह की ट्रीटीज होती हैं उनको ऑनर करना जरूरी है, उसको मानना भी चाहिए, इसलिए कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सैंक्टिटी ट्रीटीज में इस तरह की नहीं है कि अगर आपको लगे कि नेशनल इंटरेस्ट को भी वो अफेक्ट कर रही है तब बाहर और पब्लिक इंटरेस्ट को भी ग्रेवली वो कर रहे हैं, तो नेचुरली लेकिन जिस तरह से अर्थव्यवस्थाएं और सारी जो इकोनॉमी पूरी दुनिया में जुड़ गई है, लीगल हर्डल कोई नहीं है। आपको सिर्फ बताने के लिए, कोर्ट के सामने अगर कोर्ट कल को बोलना चाहे कि नहीं, हम आपके ठीक है, आप लोग तो अपनी ट्रीटीज लीगल तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल हर्डल कितना होगा ये देखना होगा। CM वासुदेव, ये बताइए कि अगर हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को ना माने, इन ट्रीटीज को ऑनर ना करें, या जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रही थी OECD का जिसकी बैठक चल रही है बर्लिन में, इन सबको अगर हम नज़रअंदाज करें और जिस तरह की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है अगर इसको शेयर करें, तो आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक मिल रही थी शायद वो भी ना मिले? देखिए, हर कंट्री में अपनी अपनी परिस्थिति होती है, अपने अपने लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
कि ट्रीटी साइन करने के लिए किसको अथॉरिटी है। जैसे अभी सज्जन कह रहे थे कि कुछ देशों में है, यूएस वगैरह में है, कि जब तक उनका लेजिस्लेचर पास नहीं कर देता है ट्रीटी साइन नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये पावर एग्जीक्यूटिव को दी गई हुई है कि एग्जीक्यूटिव ही ट्रीटी साइन करने के लिए सक्षम है। तो जब एक दफ़ा भारत सरकार अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करते हुए कोई ट्रीटी करती है तो वो मान्य हो जाती है, उस ट्रीटी को मानना पड़ता है, उससे देश की क्रेडिबिलिटी पे ऊपर असर होता है। पास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ इस प्रकार के जजमेंट हैं कि इस प्रकार की अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हों तो सभी विंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वो बाध्य हो जाता है कि उस ट्रीटी के अनुसार ही काम करे। मगर यहाँ हाँ ये अपनी जगह सही है कि अगर बहुत ही ट्रीटी ऐसी की जाए जो देश के हित में ना हो या ऐसे हो तो उस स्थिति में तो जुडिशरी भी बीच में पड़ सकती है, लेजिस्लेचर भी बीच में पड़ सकता है। मगर ऐसी कोई बात अभी तक इस मामले में सामने आई नहीं है कि ये ट्रीटी कोई बिल्कुल देश के हितों के खिलाफ है, यानी कि इस पे सरकार अपनी तरफ से फैसले ले सकती है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं जानती हूँ आप आगे बात करना चाहते हैं लेकिन समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बिल्कुल आखिरी एक सेंटेंस श्याम पोद्दार जी, तो फिलहाल अब बहस के आखिर में ये बताइए कि नाम सामने आने चाहिए या नहीं, राष्ट्रीय हित में क्या है? नाम सामने आए या ना आए, जैसे आपने अभी ट्रीटी की बात की, आज यूएस ने जब यूबीएस बैंक के ऊपर में प्रेशर डाला, दे वर फोर्स्ड टू ब्रिंग आउट ऑल द डिटेल्स टू यूएस गवर्नमेंट। लेकिन क्या क्लाउड हमारा वो है? सुनिए, उसी तरह असर हमारा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है जो चीज़ हम हमारे कानून में वी प्रूव देम गिल्टी, बट ऑन द अदर साइड इफ द कंट्री अफेक्टेड लाइक फ्रांस और देयर इन देयर jurisdiction, if it is proved it is not a commercial default or the commercial, can we bring that money here और नॉट? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और इसी के साथ कार्यक्रम में समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर ये मुद्दा इतना सरल नहीं है जितना शायद चुनावी रैलियों में नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो जटिलताएं हैं इस मुद्दे की, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि कम से कम आज या कल में तो बिल्कुल नहीं कि काला धन वापस आएगा, लेकिन ज़रूर अगर एक इच्छा शक्ति देखी जाए और जाहिर है जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके सम्मान के साथ भी अगर सरकारी इच्छा शक्ति होगी तो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।